हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आज से आगाज हो चुका है। सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। पहले दिन राज्यपाल ने अभिभाषण में सरकार के कामकाज का लेखा जोखा दिया, वहीं सीएम ने शोक प्रस्ताव रखा। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी शोक प्रस्ताव पढ़ा। बजट 8 मार्च को पेश किया जाएगा। इस सत्र के दौरान कौन कौन से मुद्दों पर फोकस रहेगा और किन किन मुद्दों पर हो सकता है जोरदार हंगामा। वहीं बजट में मनोहर सरकार के पिटारे में क्या कुछ खास रह सकता है, यह रिपोर्ट देखिए। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले राज्यपाल ने सदन में सरकार की उपलब्धियां गिनाई। मेरी सरकार और इसका पूरा तंत्र, विशेषकर चिकित्सकों व स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं व अन्य अग्रणी पंक्ति के कोविड योद्धाओं के अथक प्रयासों के फलस्वरूप हम इस महामारी पर नियंत्रण पाने में सफल रहे हैं। मैं इस महामारी से प्रदेशवासियों के धैर्य, साहस और विश्वास की सराहना करता हूं। अब हरियाणा विकास के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तेजी से आगे बढ़ चला है। प्रदेश के कमजोर, गरीब व आम आदमी को भी आज प्रगति के लाभ मिल रहे हैं। सुशासन के लिए हमने आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए ई गवर्नेंस का रास्ता अपनाया है। शासन का सुशासन ज़्यादा, मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट को सुनिश्चित करने के लिए कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा आदि हर क्षेत्र में ई गवर्नेंस की नई पहले की है। सरकार द्वारा दी जाने वाली पाई सही लाभार्थी तक पहुंचाने और फर्जीवाड़ी पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सब्सिडी और वित्तीय सहायता के लिए डीबीटी सुविधा शुरू की गई है। परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर लगभग 11 लाख परिवारों की पहचान कर ली गई है, जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए से कम या उसके बराबर है। इन परिवारों की आय कम से कम 1.80 लाख रुपए सुनिश्चित करने के लिए इनके रोजगार व कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वहीं सदन में विधायक निर्मल रानी और विधायक नीरज शर्मा को श्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार दिया गया। सदन के नेता सीएम मनोहर लाल ने सदन में शोक प्रस्ताव रखा। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी लता मंगेशकर के साथ साथ वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सदन में यूक्रेन में मारे गए भारतीय छात्र नवीन को भी श्रद्धांजलि दी गई। यह सदन दिवंगतों के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। यह सदन भारत रत्न स्वर्गीय कोकिला लता मंगेशकर जी के 6 फरवरी 2022 हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश में इंदौर में हुआ। वे वर्ष 1999 में राज्यसभा के लिए मनोनीत हुई। विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो चुका है। बजट 8 मार्च को पारित होने वाला है। विपक्ष जहां सदन में सरकार को घेरने के लिए पूरी तरह तैयार है, वहीं सरकार भी पूरी तरह से विपक्ष के सियासी हमलों का सामना करने के लिए तैयार है। पूरी तैयारी है कांग्रेस में। सरकार को घेरने की पूरी तैयारी है। मुद्दे हैं। बीएमबी का मुद्दा है, हमारी मेंबरशिप बीबीएमबी मेंबरशिप का है। फिर बहुत सारे जो मुद्दे पहले आए हैं, हम आपको बताया भी है। एडजर्नमेंट मोशन दी है, कॉलिंग अटेंशन दी है, कुछ 40 के करीब कॉलिंग अटेंशन है और एडजर्नमेंट मोशन है। सत्र के हंगामेदार रहने की संभावना है। धर्मांतरण विरोधी कानून, निजी क्षेत्र की नौकरियों में हरियाणवी लोगों के लिए 75% रोजगार, पेपर लीक समेत कई मामलों पर सरकार और विपक्ष आमने सामने होंगे। वहीं देखना होगा कि सरकार बजट में प्रदेश के लिए क्या सौगात लेकर आती है। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से रवि कालीरमन की रिपोर्ट। मुझे ईमेल के माध्यम से सूचित किया है कि वे ये सदन में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से
कि वे अपना स्वास्थ्य ठीक न होने की वजह से 2 मार्च बनवारी लाल के ससुर श्री सुवालाल सिरवा वहीं राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में सिरसा का भी जिक्र किया और कहा कि सिरसा से फरीदाबाद तक हरियाणा में हर तरफ विकास की ब्यार बह रही है। आज पंचकुला से पलवल तक और सिरसा से फरीदाबाद तक बदलाव की इस सुखद दायरा को महसूस किया जा सकता है। नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 में हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। चलिए एक नजर डालते हैं राज्यपाल के अभिभाषण में क्या क्या खास रहा उस पर। तो प्रशासनिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। मुख्यमंत्री अंत्योदय योजना को शुरू किया गया तो राज्यपाल के अभिभाषण की ये बड़ी बातें हैं जो आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। मेरा पानी मेरी विरासत योजना पर सरकार काम कर रही है। ई व्यवस्था के जरिए भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई गई है। ई गवर्नेंस का बेहतर मॉडल स्थापित किया गया है। सरकारी योजनाओं का लाभ घर पर बैठे मिलेगा और ऑटो अपील सॉफ्टवेयर से जवाबदेह बनेगा प्रशासन। वही परिवार पहचान पत्र से 11 लाख परिवारों की पहचान हो सकेगी। रोजगार और कौशल विकास पर ध्यान सरकार दे रही है। 8,70,000 बीपीएल परिवारों को मिल रहा है लाभ। कोरोना मरीजों का इलाज और टीकाकरण फ्री किया गया है सरकार की तरफ से और मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की राशि बढ़ाई गई है। 51,000 से बढ़ाकर 71,000 रुपए की गई है। तो बेटी के ब्याह के लिए अब 71,000 की सहायता राशि सरकार की तरफ से मुहैया करवाई जाएगी। गरीबों को आवास के लिए 574 करोड़ की सहायता राशि दी जाएगी। शहीदों के परिजनों को 20 लाख की जगह 50 लाख की सहायता राशि दी जाएगी। 43 विभागों के 214 कैडर में ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लागू की जाएगी। एमएसपी पर 14 फसलों की खरीद होगी। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना शुरू की गई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाना सरकार का लक्ष्य है। राम मंदिर निर्माण से लोगों की आस्था को सम्मान मिला है। तो कोरोना महामारी से बचाव के लिए बेहतर प्रबंध सरकार ने किए और प्रशासनिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किए गए। और आज विधानसभा में क्या कुछ खास रहा उस पर भी एक नजर डालते हैं। तो सदन में सीएम मनोहर लाल ने शोक प्रस्ताव रखा और विधानसभा में लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी गई। प्रदेश के वीर शहीदों को सदन में श्रद्धांजलि दी गई। तो आज विधानसभा का पहला दिन था। आज से ही सत्र की शुरुआत हुई और विधायकों के मृत परिजनों को भी श्रद्धांजलि सदन में दी गई। यूक्रेन में मारे गए कर्नाटक के नवीन को भी श्रद्धांजलि सदन में दी गई और रोहतक के कैप्टन साहिल वत्स को भी श्रद्धांजलि दी गई। रेवाड़ी के सूबेदार मेजर शमशेर सिंह को भी श्रद्धांजलि दी गई। करनाल के सूबेदार रमेश चंद्र को भी श्रद्धांजलि दी गई। तो जींद के हवलदार वीर सिंह को श्रद्धांजलि दी गई सदन में और महेंद्रगढ़ के हवलदार रामफल को श्रद्धांजलि दी गई। महेंद्रगढ़ के नरेश कुमार को भी श्रद्धांजलि सदन में दी गई और किशनपुरा के हवलदार प्रवीण कुमार को भी श्रद्धांजलि सदन में अर्पित की गई।